नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कांगेर वैली नेशनल पार्क आईज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, यानी कि आज का जो हमारा डिस्कशन है वो पूरा कांगेर वैली नेशनल पार्क के इर्द गिर्द रहने वाला है, क्योंकि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने वाला है, ऐसी बात की जा रही है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एनवायरमेंट से जुड़ा है। तो अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ वर्तमान में यूनेस्को की अस्थायी सूची में सिरपुर पुरातात्विक स्थल को भी शामिल किया गया और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को अभी जो है कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा सर्वेक्षण है, यानी कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ के सर्वेक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान को नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा यहाँ की जैव विविधता का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद यूनेस्को के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, ताकि इसे आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा सके। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले हम स्थान के बारे में जानेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, बस्तर जिला के जगदलपुर के पास स्थित है यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क। और इसी के साथ इसके नामकरण की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से कांगेर नदी होकर के बहती है, जिसके कारण यहाँ का नाम पड़ा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर नदी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। और ये जो पूरा राष्ट्रीय उद्यान है वो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब ये जो स्थल है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ की अद्वितीय भू आकृतिक विशेषताएं, विविध पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध जैव विविधता इसे काफी विशिष्ट बनाती है। अब इसके बारे में हम आगे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे भौगोलिक और स्थलाकृति विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ की नदी प्रणाली के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कांगेर नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर रखा गया है। तो यहाँ पर कांगेर नदी जो है वो पार्क के मध्य से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। और आपको बता दें कि जो कांगेर नदी है वो कोलाब नदी की सहायक नदी है और अंत में जाकर के गोदावरी नदी में मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर कई तरीके के मौसमी और 12 मासी धाराएं भी बहती हैं। अब एक और बात जो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, इसकी स्थलाकृति। यहाँ की जो स्थलाकृति है वो काफी विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर समतल मैदान पाए जाते हैं, कहीं पर हल्की ढलान पाई जाती है, कहीं पर काफी तेज ढलानें पाई जाती हैं, कहीं पर पठार पाए जाते हैं और कई जगहों पर गहरी खाइयां भी पाई जाती हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ की घुमावदार नदी मार्ग जो है वो काफी फेमस है। तो इस कारण भी ये पार्क जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे यहाँ की प्राकृतिक आकर्षण के बारे में, जिसमें शामिल है तिरथगढ़ जलप्रपात और चूना पत्थर की गुफाएं। ये दोनों यहाँ जो पार्क है इसकी विशिष्टता को, इसकी सुंदरता को और आकर्षक बनाती हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तिरथगढ़ जलप्रपात के बारे में। ये जो जलप्रपात है ये कांगेर नदी से निर्मित है और 150 फीट की ऊंचाई से ये गिरता है और जो भी दृश्य बनता है वो काफी खूबसूरत होता है। इसके बाद हम जानेंगे चूना पत्थर की गुफाओं के बारे में। तो ये जो उद्यान है यहाँ पर 15 से अधिक गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से कोटमसर, कैलाश और दंडक गुफाएं यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और अध्ययन भी किया गया जिसके अकॉर्डिंग भारत और दक्षिण एशिया की सबसे अनोखी गुफा ये मानी जाती हैं। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित जैव विविधता को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वनस्पतियों के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पर मिश्रित नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे वन पाए जाते हैं जिनको नमी की आवश्यकता होती है, जिनको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ये जो वन होते हैं मौसम के अनुसार अपने पत्तों को गिरा देते हैं। और इसके अलावा मुख्य प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर साल, सागौन और बांस जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्तनधारी की बात करेंगे। तो इसमें शामिल है बाघ, माउस, डियर,
तेंदुए, जंगली बिल्ली, सांभर, चीतल, भौंकने वाला हिरण, लंगूर, सियार, रिसस मैकाक और उड़ने वाली गिलहरी यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। साथ ही साथ पक्षियों के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सामान्य पहाड़ी मैना पाया जाता है जो कि राज्य पक्षी है, लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, चित्तीदार उल्लू पाए जाते हैं और रैकेट टेल ड्रोंगो पाए जाते हैं। साथ ही साथ तोते भी पाए जाते हैं और ये जो पूरा उद्यान है वो जैव विविधता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, भूवैज्ञानिक और जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी माना जाता है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यूनेस्को का जो दर्जा इसे दिया जाना है तो ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि यूनेस्को जिस भी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है वो काफी खास होती है, मानवीय नजर से भी और प्रकृति के नजर से भी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि असाधारण सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थलों का संरक्षण इसमें शामिल होता है, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है और इसीलिए इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है। अब इसी के साथ इसमें 3 श्रेणियां हैं। पहला है आपका सांस्कृतिक, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है मिश्रित स्थल। सांस्कृतिक में ऐतिहासिक इमारत आती है, पुरातात्विक स्थल आते हैं और प्राकृतिक में जो प्रकृति के द्वारा निर्मित स्थल होते हैं वो शामिल किए जाते हैं और मिश्रित में आपका सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों स्थल पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि जब भी किसी स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है तो उसके पहले उसे अस्थायी सूची में रखा जाता है और यही नामांकन प्रक्रिया का पहला चरण होता है। जैसा कि कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब कांगेर घाटी का महत्व इसलिए है क्योंकि इस जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा रहा है क्योंकि ये पर्यावरण रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, जैव विविधता यहाँ की काफी अच्छी है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और इनको जैसे कि हमने पीछे समझा कि पर्यावरणीय यहाँ का जलीय तंत्र काफी अच्छा है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है जिसके कारण जैव विविधता की बात कर ले तो यहाँ की अद्वितीय प्रजातियां जो है, स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण भी किया जाता है। भूवैज्ञानिक में हमने बात की थी भू आकृतिक संरचनाओं की और चूना पत्थर की गुफाएं जो है विशिष्ट रूप से काफी मशहूर है यहाँ की। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि अगर किसी स्थल को यूनेस्को का दर्जा मिलता है, विश्व धरोहर सूची में कोई स्थल शामिल होता है तो इससे लाभ क्या होता है उस स्थल को। तो सबसे पहला तो यही है कि संरक्षण और प्रबंधन। अगर किसी स्थल को ये मान्यता दिया जाता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ती है और साथ ही साथ उसके संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी स्थल है उसके सतत विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है और उसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और जब किसी स्थान पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे कि उनकी जीवन शैली बेहतर होती है। और अगला है अनुसंधान और सहयोग, यानी कि उस स्थल में अब वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा और कुल मिलाकर के वैश्विक जागरूकता बढ़ेगी। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका कथन है यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। दूसरा है यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल नहीं है। और तीसरा है भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII को इसकी जैव विविधता का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके पास विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 1 और 3 या D 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।